घंटे रोज आएगा ट्विटर, टेस्ट आपका शेख रशीद साहब लेंगे उस सबक का, उर्दू जो आपको सिखाई जाएगी उसकी महाना टेस्ट जो है वो शेख रशीद साहब लेंगे, उसकी मार्किंग फवाद चौधरी साहब करेंगे, और फिर आपको सनद दी जाएगी कि आपको उर्दू आती है कि नहीं। और जब तक आपको यह पता ना चला कि बारिश आता है या आती है, तो हम आपको ये, उससे मसला ये कि जब आप ये कोड वर्ड्स में बोलते हैं ना, तो आवाम परेशान होती है, उनको पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है बंदा, बच्चा किस मुसीबत में क्या कह रहा है। मतलब कोई आपके सामने कोई बच्चा ऐसा जो गूंगा हो या अभी ना बोलता हो, वो आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आप परेशान होते हैं कि इसको क्या तकलीफ है, इसके पेट में दर्द है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो बिलावल जरदारी साहब की हमें समझ नहीं आती। और अगली मैं आपको बताऊं कि अगली हिकमत अमली अल्लाह का शुक्र है तैयार है, जो अदम एतमाद की थी, इंशाअल्लाह इनको सरप्राइज एक नहीं कई देंगे। ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने हमला कुछ बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर बहुत शदीद किया है, इस बात में सच है। इन्होंने पैसा बहुत चलाया है, इन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ में एक बंदे को खरीदने की कोशिश की है। इन्होंने लोगों से वीडियोस बनवाई हैं। मरियम सफदर ने और उनके वालिद ने लोगों से कुरान पे हाथ रख के वीडियोस बनाई हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सस्पेंस रख लें। वीडियोस बनवाई हैं, टिकटों के वादे किए हैं। तो ये अब हम सब कुछ, आपको एक बात बता दूं कि मरियम बीबी आप जो जो चालें पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं ना, आप ये समझें कि जिस नहर के अंदर से आप वो साजिश करती हैं ना, उसका पुल ऊपर हम होते हैं। वो साजिश नीचे से गुजर के जाती है, वो हमें पता चल जाती है, वो कौम के सामने रखेंगे। और आपको, अगर आपकी सियासत को यहां पर हमने हमेशा के लिए बंद ना किया, तो फिर आप कहिएगा। तो बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे आवाम के। आपको पहले दिन कहा था, हुकूमत रहे ना रहे, आपको एक बात पहले दिन से बताई हुई है। हर पाकिस्तानी सोए बड़े इत्मीनान से कि जिस दिन तक उनका बेटा इमरान खान वजीर आजम है, पाकिस्तान के मफाद को बेचेगा नहीं, पाकिस्तान के मफाद पे एक सेकंड के लिए पीछे नहीं होगा। तो हमारे साथ जो होता है हम उसको भुगतेंगे, कबूल करेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। हम अपने फैसले कर चुके हैं। हम अपनी, इन्होंने एक बिसात लगाई थी, इन्होंने एक गड़ा खोदा था जिसमें इंशाल्लाह ये खुद गिरेंगे। मतलब कर क्या रही है मरियम और उसका वालिद, कर क्या रहा है? एक भगौड़ा जो यहां से भाग के गया हुआ है, वो गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान के जर्नैलों को गालियां दे रहा है और टेलीविजन कह रहा है पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान के अंदर ओपननेस आ गई है, अब पाकिस्तान के अंदर खुल के बात होने लगी है, डर खत्म हो गया है। इस तरह की इनकलाबी किस्म की सुर्खियां चलाई जा रही हैं। आज वजीर आजम ने एक बात कर दी, अजरा तफन्नन कर दी, तो कहा गया सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। कहा गया वजीर आजम के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। जो खुद गालियां देते थे, वो आज वजीर आजम की वो बात जो उन्होंने हमेशा कही है। मैंने अभी एक वीडियो ट्वीट की है जो आज से शायद 15 साल पुरानी है। वजीर आजम ने, आपको याद होगा, हर तकरीर में कहा कि इंसान गैर सियासी नहीं होते, इंसान सियासी होते, वो किसी ना किसी नजरिए पे खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी वही बात आज दोहराई है जो वो हमेशा कह रहे हैं। तो वो लोग जो खुद नाम लेके गालियां देते हैं, वो उनका एक हमेशा का जो कमेंट है उसको भाग दौड़ के कनेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए, इमरान खान को बुरा साबित कर लें। तो पहली बात उन तमाम चैनल्स के लिए है कि जब आप गालियों पर इनकलाब लाए थे, तो आज सीक्रेट एक्ट ना लगाएं प्राइम मिनिस्टर पे। कोई गालियां दे तो वो इनकलाब है आपके लिए, अजरा तफन्नन हो तो सीक्रेट एक्ट लग जाना है। ट्विटर देखें और दूसरी बातें देखें तो हैरानी होती है। दूसरा जो कमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर तकरीर में, अपोजिशन के जमाने में हर तकरीर में वो कहते रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे कहते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जरा थोड़े से इनके ऊपर सख्त हो गए हैं, तो उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के। अपोजिशन के दौरान कहते थे पेट फाड़ देंगे, जरदारी, मदारी, लुटेरे, डाकू, चोर, यही कहते थे ना।
बेगैरत, बेहया, ये सारे लफ्ज एक दूसरे को कहते थे। ये गंदी गालियां तक ये दे जाते थे असेंबली में। आपको याद होगा एक दफा दंगल हुआ था जिसमें थप्पड़ मारे गए थे। आपको याद होगा कैप्टन सफदर के मुंह पे वड़ाई साहब ने थप्पड़ मारा था, फिर इन्होंने वापस मारा था। ये सारे काम ये करते थे। लेकिन जब हुकूमत आ जाती थी तो वजीर आजम का एहतराम करते थे, कुछ ना कुछ उनको बात करने देते थे और असेंबली का सिस्टम चलता था। हमारी हुकूमत आई, पहले दिन से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का असेंबली के अंदर एहतराम नहीं किया। मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने वहां तकरीर नहीं करने दी, गाली गलोच की, शोर डाला। असेंबली के अंदर कभी ऐसा माहौल नहीं रहने दिया कि वहां प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर सकें, पॉलिसी बयान दे सकें, कौम को एतमाद में ले सकें। नंबर 1, हमेशा इन्होंने असेंबली के अंदर यह वादा किया कि आप हमें तकरीरें करने दें, उसके बाद जब आप लोग तकरीर करेंगे हम सुनेंगे। लेकिन आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था वादे कौन सा कुरान और हदीस होते हैं, जब मर्जी बदल लें। ये तो इनका माजी है और ये बदल जाते रहे। जब हमारी बारी आती थी तो ये उठ के तूफान बदतमीजी करते थे। अब उसके बाद इन्होंने 2019 में, आपको याद है, मौलाना ने एक चढ़ाई कर दी जत्था लेके यहां पर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उससे हटे तो कोविड आया। कोविड एक अल्लाह की तरफ से आफत थी पूरी दुनिया में, जैसे जलजला एक आफत होती है। पूरी कौमें साथ मिलकर लड़ती है, इन्होंने वहां भी अपोजिशन की, हर मुमकिन की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। सो मच सो कि जब हिंदुस्तान ने हमला किया और हमारी बहादुर फजाइया ने उनके त्यारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया और उस पायलट को मुल्क की वसीतर जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसमें उसको रिलीज किया, तो उस पर भी तनकीद की इन्होंने। गर्ज यह कि कोई चीज नहीं छोड़ी और इस सब में हमसे गलती हुई जिसकी हम माजरत चाहते हैं। हमसे गलती यह हुई कि जब इन्होंने वजीर आजम के साथ बदतमीजी की पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें वापस इनसे बदतमीजी करनी चाहिए थी। हमारे जो चंद सुलझू लोग थे उन्होंने कहा छोड़े जी, दफा करें, आप वजीर आजम हैं, आप ये ना करें। हम वहां से एक स्टेप साइड पे हो गए। ये धरना लेके आए, छोड़े जी, खैर है हुकूमत ऐसे ही करती है, साइड पे हो गए। ये काम चलता रहा और इस काम के अंदर इन्होंने ये किया कि रोज शाम को अदारे को गालियां दी, रोज शाम को उनको तनकीद की, हर टॉक शो पे बैठ के उनको तनकीद की। ये जब ये जीत जाते थे तो ये इनकी फतह होती थी, हार जाते थे तो एमएनए को इदारे का फोन आ गया। एक क्योस फैलाना चाहते थे और उसमें इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, जब ये रशिया का विजिट और सब कुछ हुआ और इन्होंने ये हल्ला बोल दिया। इस हल्ले के दौरान इन्होंने कहा जी कि कर्नल हाशिम डोगर भी हमारे साथ है, आपको याद होगा, खबरें लगवाई। आसिफ नकई भी हमारे साथ हैं, फलां एमएनए हमारे पास आ गया है, इतने नंबर हमारे पास आ गए। जिस जिसका नाम लिया आज तक एक बंदा वो हमारी पार्टी का दुरुस्त साबित नहीं हुआ। उसने वापस जाके वजीर आला वजीर आजम को खुद जाके बताया कि मेरा नाम झूठा है। उन्होंने खुद, फॉर एग्जाम्पल, अरशद शरीफ साहब को किसी ने कल फोन करके तरदीद की, उनसे पूछ लीजिए कि मेरा नाम आपके प्रोग्राम पे चल गया था, ये गलत है, मैं नहीं हूं इन लोगों में, मैं अपनी पार्टी को। तो ये सब कुछ ये करते आए। तो हमने अब असूली फैसला ये किया है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये बदतमीज लोग हैं। इनके साथ वही जुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। तो वजीर आजम अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेंगे और बल्कि हमारी पूरी जमात अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेगी। आप गाली निकालेंगे तो आपका मुंह तोड़ा जाएगा, आप बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप किसी इदारे पे बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अब जिस जुबान में बात करेंगे हम आपको उस जुबान में जवाब देंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर अगर बदतमीजी करेंगे तो हम आपको ये मेक श्योर करवाते हैं कि हम आपको उसी जुबान में जवाब देंगे। पार्लियामेंट के अंदर अब हम देखेंगे कि ये सिंथेटिक लीडर जो है शहबाज शरीफ, ये कैसे तकरीर करता है। उसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं, दो बंदे शोर मचाएं उस बेचारे से तकरीर नहीं होती, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कुछ चीजें ना उनको जितना ऊपर ले जाए उनका वजन कम हो जाता है। ये पंजाब में थे तो बड़े वजनी नजर आते थे, जैसे ही आपने फेडरल में लाए हैं तो वो सारी हवा निकल गई, फुस हो गए बेचारे।
तो उनके पीछे सिर्फ एक बंदा शोर डाल रहा हो ना, तकरीर नहीं कर सकते वो। तो ये हमारे कुछ लोगों की, वो तो ये समझते हैं मसलहत थी, अक्लमंदी थी, मैं कहता हूं वो उनकी गलती थी कि इस तरह के लोगों को जो लातों की बात मानते हैं, बातों की नहीं, उनको बेहतर ट्रीट करने की कोशिश की गई, जो अब नहीं की जाएगी। अब इनके साथ इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। और अगली मैं आपको बताऊं कि अगली हिकमत अमली अल्लाह का शुक्र है तैयार है, जो अदम एतमाद की थी। इंशाअल्लाह इनको सरप्राइज एक नहीं कई देंगे। ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने हमला कुछ बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर बहुत शदीद किया है, इस बात में सच है। इन्होंने पैसा बहुत चलाया है, इन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ में एक बंदे को खरीदने की कोशिश की है। इन्होंने लोगों से वीडियोस बनवाई हैं। मरियम सफदर ने और उनके वालिद ने लोगों से कुरान पे हाथ रख के वीडियोस बनाई हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सस्पेंस रख लें। वीडियोस बनवाई हैं, टिकटों के वादे किए हैं। तो ये अब हम सब कुछ, आपको एक बात बता दूं कि मरियम बीबी आप जो जो चालें पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं ना, आप ये समझें कि जिस नहर के अंदर से आप वो साजिश करती हैं ना, उसका पुल ऊपर हम होते हैं। वो साजिश नीचे से गुजर के जाती है, वो हमें पता चल जाती है, वो कौम के सामने रखेंगे। और आपको, अगर आपकी सियासत को यहां पर हमने हमेशा के लिए बंद ना किया तो फिर आप कहिएगा। तो बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे अवाम के। आपको पहले दिन कहा था, हुकूमत रहे ना रहे, आपको एक बात पहले दिन से बताई हुई है। हर पाकिस्तानी सोए बड़े इत्मीनान से कि जिस दिन तक उनका बेटा इमरान खान वजीर आजम है, पाकिस्तान के मफाद को बेचेगा नहीं, पाकिस्तान के मफाद पे एक सेकंड के लिए पीछे नहीं होगा। तो हमारे साथ जो होता है हम उसको भुगतेंगे, कबूल करेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। हम अपने फैसले कर चुके हैं। हम अपनी, इन्होंने एक बिसात लगाई थी, इन्होंने एक गड्ढा खोदा था जिसमें इंशाल्लाह ये खुद गिरेंगे। और आपको नजर आ गया कि कल जिस तरीके से इन्होंने जत्था बरदार फोर्स पार्लियामेंट लाजिस के ऊपर ये हमलावर हुए, पुलिस वहां पहुंची। समा टेलीविजन और ARY पे मैंने खुद देखा कि मेरा बीपर लिया था। समा ने कहा, आप उधर पुलिस खड़ी है, वो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। मेरे से सवाल था कि पहले ये आए क्यों अंदर, और अगर आ गए अंदर तो अब आपकी पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पुलिस ने घंटा 2 घंटे इनके साथ बातचीत की, इन्हें कहा कि आप यहां से चले जाएं, ये रेड जोन है, यहां पर इस तरह की कोई मलेशिया टेक ओवर नहीं कर सकती आके। जब ये नहीं माने तो फिर इन्हें वहां से हटाना पड़ा पुलिस को। तो मैं आज आपको ये वाजे, जो आज फजल साहब ने कहा है, शहबाज शरीफ तो खैर रैटल हो गए थे बेचारे, वो तो इमरान खान को कह रहे थे कि मुझे बुरा भला बिल्कुल ना कहें। शहबाज शरीफ साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आप राम और शाम ना खेलें दोनों। बड़ा भाई गालियां देता है, आप पांव पड़ते हैं। ये आप दोनों ने जो ड्रामा रचा रखा है ना 1989 से, एक गले लगाता है, दूसरा साइड से खंजर ठोकता है, ये किसी और को आप बेवकूफ बना लेंगे, हमें आपके ड्रामे का पता है। खुदा की कसम, आप दोनों भाइयों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ना हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुदा की कसम, आप दोनों के भाइयों के दरमियान किसी किस्म का इंटेलेक्चुअल को फिक्र का भी फर्क नहीं है। ये चूरन हमें ना बेचें, हमें पता है आप एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सिर्फ जब आपका भाई गालियां देता है तो जिसको गाली देते हैं उसके घर अगर आप जाएंगे तो आपको पड़ेंगे लितर। तो आप वहां जाने के लिए फिर दोनों हाथ जोड़ के जाते हैं कि जी मैं नहीं हूं, भाईजान ने। आप और आपके भाईजान एक ही तरह से चोरी करते हैं, आप और आपके भाईजान एक ही तरह से कार्रवाई डालते हैं। हां, ये आपके वाले साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मियां शरीफ साहब के, वो आपको बता गए थे कि पुत्र गुड कॉप बैड कॉप खेलना है तो फिर तुम लोगों ने बचना है। तो इसलिए हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों ये क्या करते हैं। हम आपकी इस चाल को समझ गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, सख्त जुबान तो आपको सुननी पड़नी, सियासी ठुकाई तो हमने आपकी करनी है। और जो फजल रहमान साहब ने कहा कि मुल्क में ये कर देंगे, मुल्क में वो कर देंगे, ये जरा आदम एतमाद खत्म हो लेने दें।
आपको सियासी तौर पर हमने लम्या ना डाल दिया तो आप बात करना। ये बनाना रिपब्लिक है। आप ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे। आप इस टाइम अदम एतमाद के बाद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा हलवा खा के अपना मैदा बंद कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई चीज बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में। एक दफा अदम एतमाद हो लेने दें, उसके बाद आपको सियासी तौर पर हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। अब आता हूं मैं बिलावल जरदारी साहब पे। वो प्री मेच्योर सियासतदान जो है, वो जो प्री मेच्योर सियासतदान है, उसको मैं सिर्फ ये बताता हूं कि इंतजाम हो गया है। हमने फंड्स भी ढूंढ लिए हैं कि किस हमने ब्रैकेट में से आपके ऊपर ट्विटर रखना है। आप बस हमें बता दें कि किस टाइम आप मुयस्सर होंगे। 2 घंटे रोज आएगा ट्विटर। टेस्ट आपका शेख रशीद साहब लेंगे, उस सबक का उर्दू जो आपको सिखाई जाएगी उसकी महाना टेस्ट जो है वो शेख रशीद साहब लेंगे। उसकी मार्किंग फवाद चौधरी साहब करेंगे और फिर आपको सनद दी जाएगी कि आपको उर्दू आती है कि नहीं। और जब तक आपको यह पता ना चला कि बारिश आता है या आती है, तो हम आपको ये उससे मसला ये कि जब आप ये कोड वर्ड्स में बोलते हैं ना, तो आवाम परेशान होती है। उनको पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है बंदा, बच्चा किस मुसीबत में क्या कह रहा है। मतलब कोई आपके सामने कोई बच्चा ऐसा जो गुंगा हो या अभी ना बोलता हो, वो आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो आप परेशान होते हैं कि इसको क्या तकलीफ है, इसके पेट में दर्द है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो बिलावल जरदारी साहब की हमें समझ नहीं आती। आज मेरे से भी किसी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर थे, आप ये बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, आप पाकिस्तानी सियासत में इन्हीं की तरह के हो गए हैं, तो ये क्यों हुआ है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि जो पंजाब में मेरा 1 साल था ऐसा नहीं था, लेकिन जब हमारे मुखालिफिन ने मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा की तरह की तर्जुमान रखी हुई हैं, जिनका काम सवाए बदतमीजी और गाली गलोच के कोई नहीं है और औरत कार्ड खेलने के कोई नहीं है, तो फिर इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा कि इनको इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। तो इसलिए अपने वोटर्स को हम बता रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को, कि खान आपको डी चौक में बुला रहा है अनकरीब। आपने बताना यह है आके यहां पर लाउड एंड क्लियर कि वो शख्स जो आपके मफादात के लिए खड़ा रहा, डटा रहा, अपनी हुकूमत, अपनी जिंदगी, अपनी हर चीज को जिसने कुर्बान कर दिया या खतरे में डाल दिया, आप उसके साथ किस तरह से खड़े हैं ये तो हमें पता, खड़े हैं किस जोश के साथ खड़े हैं। इन चोरों को लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा, तारीख आपको जल्द बताएंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी इनको हराएंगे। और उसके बाद हम अभी से बता रहे हैं, इनके सख्त दिन शुरू होने वाले हैं। हम इनके साथ अब वो तरीका आजमाएंगे जिसके ये काबिल हैं, वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जिसके ये काबिल हैं। और इस तरह के अनासर के साथ अगर कोई शरीफ आदमी अच्छी जुबान इस्तेमाल करता है तो ये उसको शराफत की बजाय कमजोरी समझते हैं। आपके सवाल आज साहब ये सवाल ले लें सर, आपने कारकुनों को डी चौक आने की दावत दे रहे हैं, इसी तरह की दावत कल हम देखा कि JUI के रहनुमा है वो भी अपने कारकुनान को कह रहे थे कि घरों से निकल आए। एक तरफ जो पोजीशन अगर ये चाहती है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो इंतशार करवाना चाहती है, हमने पहले भी देखा कि जो वज़ीर आज़म के खिलाफ जो एतमाद की तहरीक आई थी उस वक्त भी डी चौक पे PTI के कारकुनान आए और उसमें फिर मुस्लिम लीग नून के लोग भी वहां पर मौजूद रहे और फिर एक इंतशार की सी कैफियत बनी रही। तो आपकी तरफ से ये दावत देना और अपोजिशन ने भी अपने कारकुनान को कल भी बुलाया था और क्या सूरत बनी वो आपके सामने है, तो क्या ये सियासी मेजोरिटी का तकाजा नहीं है कि इस वक्त कारकुनान को इस सारी सूरत से दूर रखा जाए, सड़कों पर इंतशार न फैले। शुक्रिया। देखिए 2 बातें, अभी बिलावल जरदारी साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया, कराची से चला, लाहौर आया, लाहौर में उन्होंने नासिर बाग का, छोटी सी जगह है, उन्हें पता था अपनी उन्होंने हैसियत के मुताबिक जगह मांगी। हमने अपनी दरिया दिली के हिसाब से उन्हें कहा मीनार पाकिस्तान आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं जी ये काम नहीं कर सकते। हमने उन्हें ऑफर की कि आप मीनार पाकिस्तान में करें, उन्होंने कहा नहीं, उधर नासिर बाग में वैसे भी ट्रैफिक होती है, वो 1500-2000 बंदा हमारा होगा, कुछ 7-3-4 हज़ार ट्रैफिक और इधर से बंदे डाल के साढ़ा ज़रा थोड़ा जा इज्जत रह जाएगी, तो हमने वही करना है।
वहाँ से लेके इस्लामाबाद तक आप बता दीजिए कहीं उन्हें रोका गया हो, कहीं हमने अपने कारकुन बुलाए हों, कहीं हमने कहा हो ये गलत काम कर रहे हैं तो को ठीक कर रहे हैं अपना। इसके बाद हमारा गया कराची को, हमारा भी पूरे का पूरा वहाँ पर हुआ। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना बुरी बात नहीं है, पहले तो ये फ़र्क हो जाए, भले अपोजिशन करे भले हम करें। बुरी बात होती है जब आप इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, जो फजल रहमान साहब के जत्थे निकाल करने की कोशिश की, वो पॉलिटिक्स नहीं है। बिलावल जरदारी साहब यहाँ आए डी चौक तक, वो पॉलिटिक्स है। वो उन्होंने अपना एक खिताब किया, ना उन्होंने कोई यहाँ पर गाली गलोच इस तरह की आवाम को, ना तोड़ फोड़ की, ना किसी को डराया, ना धमकाया, अपना काम करके वो चले गए। हाँ, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी ज़रूर उनकी टीम ने की, मुल्तान में की, डिफरेंट जगहों पे की, वो ना होती तो अच्छी बात थी। जो फजल रहमान साहब के लोगों ने किया वो बहुत ही बड़ी, कल वो तो कानून की खिलाफ वर्जी थी। अब अगर हम एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो पीपल्स पार्टी ने जैसे अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की, हम करना चाहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, वो भी करें, उससे अगले दिन पिछले दिन वो करें। हम अपने जलसे की कॉल देंगे, वो अपने की दे लें। पॉलिटिकल एक्टिविटी बुरी बात नहीं है, शरपसंदी बुरी बात है। तो ये बड़ा वाज़ेह रहे कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी पहले भी करते थे, अब भी करें, आइंदा भी करेंगे। आज भी प्राइम मिनिस्टर का जलसा हुआ है, अभी 2 दिन बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का जलसा है। तो ये हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो भी करें शौक से। इन्होंने करके देखा, कहीं 373 आते थे, कहीं 275 लोग आते थे, तो इन्होंने फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी के हम हक में हैं, बाकी नहीं की। ये बताइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक सर्कुलर भी जारी हुआ जिसमें ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर कहीं भी दौरा करेंगे तो उनके जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट से नहीं, वो पार्टी अदा करेगी। एक तो इसको क्लियर कर दें कि ये कौन से दौरे जो अब ये जारी हैं, उन तमाम दौरों की बात की जा रही है या बल्दियाती इंतखाबात में कोई प्राइम मिनिस्टर मुहिम करने जा रहे हैं उसके हवाले से। और दूसरा सर, आपका एक जलसा नहीं, आपका एक कन्वेंशन भी ओवरसीज का 15 को हो रहा है, तो क्या वो जलसा 15 ओवरसीज कन्वेंशन के बाद होगा जलसा या उससे पहले होगा? सर इसी का मुतबादिल एक क्वेश्चन है इसी के साथ करके। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कहा था कि कामरा में मौजूद थे वज़ीर आज़म, उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस दिया गया था कि वज़ीर आज़म एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते कैंपेन के हवाले से। उसके बाद जब जलसा कर रहे थे वहाँ पर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी भेजा गया। इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे तो इल्म में वो नोटिस जो अभी थोड़ी देर पहले आया, मैंने देखा अभी कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले, और उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब भी दे दिया है। तो अटॉर्नी जनरल का जवाब, क्योंकि कानूनी बात है, तो अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब मेरे ख्याल में बहुत ही जायज़ और बहुत ही तफसीलन है, तो आप उसी से इक्तफा कीजिए। अगर समझ ना आए तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब से रब्ता कीजिए। ये वाली जो आपने बात कही है इलेक्शन कमीशन की, उस पर भी अटॉर्नी जनरल ही जवाब देंगे, क्योंकि हुकूमती रिलेटेड मामला है कानूनी, तो उस पर अटॉर्नी जनरल जवाब देंगे। मैं उसके ऊपर साहिब राय नहीं रखता, अटॉर्नी जनरल ही रखते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जलसों बड़ा एक जो डी चौक में आप लाखों लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, इसका बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? प्रेशर डालना, अपनी ताकत का मुजाहरा करना, या कुछ और? इसका मकसद एक है, 75 साल से हमारी जो सॉवरेनिटी थी, हमें कभी डू मोर कह दिया जाता था, हमें कभी बता दिया जाता था आप दोगले हैं, हमें कभी गद्दार कह दिया जाता था, हम शहादतें भी उठाते थे, और ये कह दिया जाता था कि सारी ये खूनरेज़ी हमारी वजह से है। हमें जो डिसरिस्पेक्ट किया गया, उससे एक जो एवरेज पाकिस्तानी था वो बहुत परेशान था। गमो गुस्से में तो था, लेकिन बहुत परेशान था, रंजीदा था, बहुत गमगीन था। आप लोग भी थे, माने आप या ना माने। जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल बरादरी में हमें